होल्ड कर सकते हैं तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है क्या वो अप्रूवल वहाँ से लिया है, नहीं लिया है, या कब लेंगे, तो कितने दिन तक वो हम रख सकते हैं। वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है अंडर पॉलिसीज। तो हमारा बेसिकली रिपोर्टिंग का काम होता है। और बैक ऑफिस का काम क्या होता है, जो फ्रंट ऑफिस डील करता है ना, जैसे मान लो इक्विटी शेयर मार्केट में बैंक ने कुछ शेयर्स परचेज किए, समझ लो आईसीआईसीआई बैंक के परचेज किए, तो उसको सेटल कैसे करना है वो बैक ऑफिस करता है। मतलब यहाँ पर डील सिस्टम में डल गया, पर उसको सेटल कैसे करना है, मनी को कैसे एक्सचेंज करना है वगैरह वगैरह, और अपने डीमैट अकाउंट में वो कैसे शेयर्स आने हैं। अब मैं ऑडिबल आवाज आ रहा है? तो वो सारा काम बैक ऑफिस करता है। तो अब ये ट्रेजरी में जो ये मुझे पोस्टिंग मिला लोखंड वाला मरीन ड्राइव, ये ऐसे नहीं मिला, ये बैंक का एक इंटरनल ट्रेजरी डीलर्स का एग्जाम होता है। वंस यू आर एंटर्ड एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 2 years ऑफ प्रोबेशन के बाद वंस यू आर अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय, उसके बाद ये मिलता है। एक ट्रेजरी डीलर्स का एग्जाम होता है, वो इंटरनल होता है। तो हमारे टाइम में अराउंड 2000 कैंडिडेट्स थे विद इन एसबीआई ऑल ओवर इंडिया जो अपीयर हुए थे, एंड उसमें से 50 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था फाइनल। मतलब रिटन एग्जाम जैसे पीओ का होता है वैसे ही हुआ था, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपको ये मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो अंडर दैट मेरा आई वाज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट अमंग दोज 2000 कैंडिडेट्स। फिर मेरा पोस्टिंग इधर मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर मरीन ड्राइव पे हुआ था। ठीक है, थोड़ा गला सूख गया था पानी भी। अभी तक सब कंफर्टेबल है? आई होप कोई बोर नहीं हो रहा है मेरे लेक्चर से। बैक वाले उधर, वहां से मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से मुझे पूरा आ रहा है, उस साइड से मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है। आई वांट कि ये साइड थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहे, स्पेशली द लास्ट स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है वहां से बोर हो रहे हैं, मुझे अब यहाँ से रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, एंड जब क्वेश्चन मेरा एंड ऑफ द सेशन हो, जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर हो, तो अब यहाँ से बहुत हो गए क्वेश्चन, अभी मैं यहाँ से कम लूंगा, इस साइड से ज्यादा लूंगा। इधर से तो इन सर ने तो बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए, इधर से भी हो गया, इसलिए अभी लेट अदर्स बी गिवन द अपॉर्चुनिटी नाउ। ठीक है, तो अगर आप बिंदास कुछ भी है क्वेश्चंस पूछिए, हम जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। नहीं मालूम होगा तो बोल दूंगा नहीं बॉस मालूम है इसका आंसर। ठीक है भाई, आप ही जैसे आए हम भी अभी तो ये हो गया। तो अभी ट्रेजरी डीलर्स का एग्जाम होता है, तो फिर वो करके आया। प्रायर टू दिस, जब आई वॉज इन बैंगलोर सिटी, जब मेरा पीओ ज्वाइन किया था तो मैं बैंगलोर सिटी में था। मेरा 1 साल पहले वहाँ पर मैंने प्रोबेशन किया, एक्सपीरियंस लिया मैंने। पी से मतलब मैं कार लोन प्रोसेसिंग, एजुकेशन लोन, इन सब में था, पी सेगमेंट में। ठीक है, जब वहाँ पर वो हुआ, वहाँ का हुआ एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर हम लोग एक LCPC होता है बैक ऑफिस, जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आप लोग ब्रांचेस में भरते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग बैक ऑफिस में होती है। ठीक है, उसमें था। फिर उसके 3 महीने बाद मैं RACPC एक होता है जहाँ पर हाउसिंग लोन जो भी आप लोग कस्टमर्स लेने आते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, डिसबर्स अमाउंट कैसे करना है, वो सारा थोड़ा काम, मतलब आई वॉज अंडर एन ऑफिस, तो वो सारा मैं देख रहा था उसको। उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरा 2012 से 2014 क्रेडिट, हार्डकोर क्रेडिट आई वाज देयर। एंड जैसे सर वाज मेंशनिंग इन द इंट्रोडक्शन स्पीच, आई वाज अंडर मिड कॉर्पोरेट सेक्शन। एंड यू नो बैंक का जो भी मैक्सिमम पोर्टफोलियो है, एनपीए, सबने सुना हुआ है नाम? क्या होता है एनपीए? वो तो मुझे भी पता है, डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज एनपीए? अभी यहाँ से आंसर मुझे चाहिए। यस मैडम, चलिए आप कोई और बता दीजिए उस साइड से कोई भी बता दीजिए जिसको आंसर पता है। अभी आप लोग से हो गया, अभी मैं उधर में फोकस मेरा शिफ्ट हो गया, उधर से मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा। लास्ट में एनपीए क्या होता है? सिंपल मैंने पूछा, कोई इतना टफ नहीं पूछा है ये। किसी को कुछ भी आइडिया? देखो यहाँ पर गलत होगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा गलत होगे, बट आई वॉन्ट दैट यू शुड स्पीक अप। यहाँ पर आई एम नॉट अ जज सिटिंग की हाँ सही या गलत करने बैठा हूँ। इवन आई कैन बी अ मिस्टेकन, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे से गलती नहीं हो सकता। फिर कुछ भी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, डाउटफुल टाइप्स होते हैं।
ठीक है, और किसी को कुछ यहाँ से? व्हाट इज दैट स्पेसिफिक अमाउंट? 90 डेज। यहाँ से कोई किसी और को कुछ बोलना? हम्म हम्म। हाँ, वो तो थोड़ा टेक्निकलिटीज में थोड़ा हो गया, तो मैं अभी वो नहीं करूँगा। लेमन भाषा में समझा रहा हूँ। मैंने किसी को उधार दिया, समझ लीजिए आपने किसी दोस्त को कुछ उधार दिया, उसको कुछ फंड्स की ज़रूरत है। मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, आपने किसी को 100 रुपीज़ दिया, आपने सोचा कि वो रिफंड बैक कर देगा और उसने नहीं किया, आपका पैसा नहीं लौटाया, तो दैट इज एनपीए। तो इन बैंकिंग पार्लेंस हम क्या बोलते हैं कि हम किसी को कुछ लोन देते हैं, कोई भी लोन है, बहुत कॉमन एक चीज़ बोल रहा हूँ, इसके अंदर फिर टर्म्स एंड कंडीशंस और वो सब कुछ है, दैट इज सेपरेट थिंग। तो अगर इफ यूर द कस्टमर इज नॉट एबल टू रीपे विद इन 90 डेज, द लोन टर्न्स इनटू एन एनपीए। समझ रहे हैं? लोन टर्न्स इनटू एन एनपीए कि कस्टमर को जो हमने पैसा दिया, या हाउसिंग लोन दिया, एजुकेशन लोन दिया, पर्सनल लोन दिया, 90 दिनों में, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, लेट मी पहले ये कर लूँ, जो भी मंथली इंटरेस्ट होता है ना, मंथली जो इंटरेस्ट उस पर लगता है वो रीपे नहीं कर रहा है। कुछ ईएमआईज फिक्स की जाती हैं पर कस्टमर की, वो भी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कस्टमर की वो प्रिंसिपल साथ में रीपे करना चाहता है या फिर सिर्फ पहले इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो रीपे कर रहा है, उसके बाद में प्रिंसिपल करेगा। तो कोई भी ईएमआई अगर नहीं पे होती है विद इन 90 डेज, तो वो अंडर एनपीए कैटेगरी वो लोन आ जाता है। तो अपना हार्डकोर क्रेडिट का था, उसमें 2012 से 2014 आई वाज इनटू। देखिए, एक ना लोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्री सैंक्शन, एक होता है पोस्ट सैंक्शन। प्री सैंक्शन में एक होते हैं क्रेडिट एनालिस्ट, जो कि ना जो भी कोई कस्टमर आता है लोन लेने के लिए, उसकी वो फाइनेंशियल कैपेसिटी को जज करते हैं कि ये बंदा जो भी आया है लोन लेने के कैटेगरी में है, लोन दे सकते हैं, और अगर लोन दे सकते हैं तो क्या ये रीपे हो सकता है। द सेम अप्लाइज टू कॉर्पोरेट नाउ कंपनीज। जो मिड कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनका क्या होता है कि 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के जो है लोन, हमारी ब्रांच वो उतने तक के कस्टमर्स को देती है। 50 करोड़ टू 500 करोड़, उसके ऊपर फिर एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है सीएजी। ठीक है, वो 500 करोड़ के अबव के जो लोन्स देती है, जैसे रिलायंस जियो को दिया है। रिलायंस जियो को भी ऑक्शनिंग थी ना टेलीकॉम इसमें, तो 7,000 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया है। अब जब मैं अनसिक्योर्ड बोलता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं लिया, क्लीन ओडी दिया 7,000 करोड़ का रिलायंस को। ऐसे ही टाटाज और वो सब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इन्फोसिस, टीसीएस, इनको जो भी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एनएमडीसी, इन सबको वो कैग में आ जाते हैं, मतलब वो बड़े लोन्स हैं। फिर एमसीजी ब्रांचेस हैं, वो ऑल ओवर इंडिया हैं इसमें, जो कि 500 करोड़ तक के लोन्स देती है। तो मैं उसमें था, पोस्ट सैंक्शन में था, कि जब लोन हो जाता है उसका डिसबर्समेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, सुपरवाइजरी कैसे करना है, कस्टमर लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अगर नहीं दे रहे तो कैसे उस पर करना है, और अगर नहीं दे रहे तो उसको फिर कैसे उसे रिकवर भी कैसे करना है, सब कुछ वो हमने हैंडल किया है। दो टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा, ठीक है? आपने ये इनका नाम सुना है? थोड़ा मैं सुना आपने नाम सबने? क्या होते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ। सारफेसी एंड डीआरटी क्या होता है कि जब कस्टमर लोन नहीं देता है तो बैंक के पास ये राइट होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी है ना, पहले उसको नोटिस भेजते हैं कि देखिए बॉस, आपने लोन नहीं दिया है, हम आपका प्रॉपर्टी मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, अगर नहीं लोन रीपे हुआ तो वी विल टेक ओवर द प्रॉपर्टी एंड वी विल बी ऑक्शनिंग योर प्रॉपर्टी टू इन द पब्लिक टू रिकवर आवर लोन्स। ठीक है, फिर कस्टमर अगर उस पर केस करता है तो फिर ऐसे ही केस डीआरटी पे जाता है। हमारा प्रोफाइल क्या था? माल्या का नाम सबने सुना है?
विजय माल्या, अभी मैन ऑफ बैड टाइम्स। तो किंगफिशर जो कंपनी थी ना अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच बैंगलोर, वहां पे उसका अकाउंट था। सिर्फ एक वर्ड होता है गुडविल। तो उस टाइम के जो चेयरमैन थे ओपी भट्ट साहब और जो उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने क्या किया कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी उसको, अभी अमाउंट देखो मुझे याद नहीं है, मैं कोई ऐसे फर्ज नहीं करूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, 9,000 करोड़ तो सब बैंक्स का मिला के था ना, उसमें एसबीआई ने कितना लोन दिया वो अभी 900, ठीक है हो सकता है, देखो आई एम नॉट अवेयर, तो मैं आई विल नॉट लेट यू कैसे मैं कुछ भी एनोनिमस फिगर बोल दूंगा। कुछ पोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ दैट 9,000 करोड़ अनसेक्योर्ड जस्ट ऑन द गुडविल ऑफ द ब्रांड दे दिया था। उसी केस में आपने अभी रिसेंटली न्यूज पढ़ा होगा कि आईडीबीआई के चेयरमैन और उनके सीएफओ को सीबीआई हैज अरेस्टेड, ईडी का भी केस चल रहा है अभी उस पर। इट इज बिकॉज कि देखिए 2007 या 8 में कोई लोन दिया, उनको 11 साल के बाद अब फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। समझ रहे मैं आपको ये लॉजिक इसका, समझ रहे मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके स्किल्स अगर मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो एक्यूमेंट नहीं है कि आप ना एक कोई भी लोन दे रहे हैं आप पहचान सके कि ये बंदा दे सकता है या नहीं है, तो उसकी ये सज़ा फिर मिलती है। तभी आपका जो ये पीओ का एग्ज़ाम है ना, इतना अभी स्ट्रक्चर चेंज करके टफ बनाया गया। एंड एज सर वाज टेलिंग इनिशियली 5.5 घंटे आपको इसीलिए आपको टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको 5.5 घंटे अगर आपने वो टेस्ट देकर क्लियर कर लिया ना, तो लाइफ में फिर आपको कुछ इससे बहुत टफ से टफ सिचुएशन मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 12-12 घंटे ब्रांचेस में बैठकर सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस बोलेगा कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये काम चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, आप कैसे वो कैसे करना है आपके ऊपर है, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर डे टू डे वर्क, आपने खुद से करना है काम, दूसरों से अपने स्टाफ से करवाना है, वो आपके ऊपर है। तभी जैसे सर बोल रहे थे और चेयरमैन मैडम से भी हुआ था डिस्कशन, लायक बच्चे नहीं मिल रहे, क्योंकि आपकी जो स्किल्स उस टाइम टेस्ट होंगी वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। इसलिए मैंने बहुत फेमस एग्जाम्पल लिया किंगफिशर का। अगर उस टाइम उन्होंने लोन ठीक तरह दिया होता, डॉक्यूमेंटेशन किया होता, तो आज जैसे इनका किंगफिशर का जो गोवा प्रॉपर्टी है उसके बिडर्स नहीं मिल रहे हैं, उनके प्लेन्स सेल नहीं हो रहे हैं, किंगफिशर का ब्रांड बहुत वैल्यू ही नहीं है उसका कि कोई ले रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। एंड वो आराम से चले गया इंडिया से बाहर, यूके में आराम से बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद पब्लिक मनी, यू हैव टू बी कॉशियस। समझ रहे हैं? मेरा एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, हमारा एक अकाउंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज। एक ना होटल था, हैदराबाद का था वो यूनिट। तो जैसे मॉल्स नहीं होते, आप मॉल्स घूमने जाते हैं, कोई भी जहाँ पर जैसे मॉल्स होते हैं पिक्चर्स देखते हैं, तो ऐसे एक मॉल के लिए हमने एक लोन दिया था एक होटल चेन को। अराउंड 750 करोड़ का लोन था अमंग 3 बैंक्स, एंड उसमें से 250 करोड़ अपने बैंक का एक्सपोजर था उसमें। कंपनी नहीं दे पाया वो लोन, फिर उसका अकाउंट रीस्ट्रक्चर हुआ। रीस्ट्रक्चर मतलब समझते हैं ना, कि जो ईएमआई लोन एंड इंटरेस्ट है वो उसका थोड़ा फिर से रीसेट करते हैं कि वो थोड़ा और, जैसे अभी लोन जैसे 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए मिला है तो उसको एक्सटेंड करके 25 ईयर्स कर देते हैं। तो वो रीस्ट्रक्चर हुआ था अकाउंट। ठीक है, जब वो रीस्ट्रक्चर हुआ था अकाउंट, फिर भी वो कंपनी पैसा नहीं दे पा रही थी। उसके जो प्रमोटर्स थे उनके पास पैसा था, पर उन्होंने दूसरे उनके जो पर्सनल लाइबिलिटीज थी वो सारा पैसा बैंक से जो लोन लिया सब उसमें लगा दिया। अब प्रॉब्लम आ गई है, तो बैंक का लोन है, अपने पर्सनल डेट्स क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उधर अपने पर्सनल वो लाइबिलिटीज क्लियर कर रहे हैं और बैंक का पैसा नहीं आ चुका रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने उनको नोटिस भेजा, 2 नोटिस होते हैं 13(2) एंड 13(4). 13(2) पे भेजा कि आप
पहले ये आपका लोन ओवर ड्यू है, आप रीपे कीजिए, आपको 30 दिनों का टाइम मिल रहा है। फिर ऐसी एक और नोटिस भेजते हैं 13/4 कि अब आपको फर्दर एडिशनल 30 दिनों का मिल रहा है, नहीं होगा तो हम आपकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे। और हुआ ऐसे ही, केस चला, सब कुछ किया, अल्टीमेटली 750 करोड़ का ओवरऑल लोन है। एक बैंक का तो होगा नहीं, उसको तो पूरा 750 करोड़ चुकाना है, हम तो सिर्फ अपने बैंक से बोल रहे हैं। उसका प्रॉपर्टी सेल किया, नॉट ओनली प्रॉपर्टी सेल किया, उसका जितना इंटरेस्ट पोर्शन था वो तो एडिशनल होगा। 750 तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 12-13% या 18% तक था। पेनल्टी लगता है तो 18-20% तक चले जाता है। वो सारा रिकवर करके विद पेनल्टी अमाउंट हमने उसको बेचा और पूरा लोन सेटल करके उसका अकाउंट क्लोज करवाया। एंड 250 करोड़ का लोन था एंड उससे ज़्यादा अराउंड 350 तक का, बाकी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। विद इंटरेस्ट हमने उसका सारा लोन रिकवर किया, अकाउंट क्लोज किया और उसको एनपीए कैटेगरी से हटाया। ऐसे किया हमने। 750 करोड़ का भी लोन क्लोज किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था अराउंड 100 करोड़ 150 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी प्रिवेलिंग होता है, और विद पेनल्टी सब क्लोज किया, सब फॉलोअप सुपरविजन किया, केस लड़ा, डॉक्यूमेंटेशन किया, सब कुछ किया और सारा पैसा वापस लिया, सारा पैसा उससे। तो यही होता है क्रेडिट में मेनली कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग आर योर स्किल्स, हाउ एनालिटिकल आर योर स्किल्स, ये सब देखा जाता है। तो क्रेडिट में काम आप करेंगे, आपको बैंक वो भी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, वो भी अपॉर्चुनिटी देगा बैंक। तो आपको अलग अलग फील्ड्स में आपको काम करने को मिलेगा। ओके अभी तक एवरीवन इज विद मी? फिर उसके बाद आपको जो प्रोबेशन में ये, उसके बाद मैं मतलब ये 2014-12 से 14 ये था, और उससे पहले मेरा प्रोबेशन था। तो अभी ये मेरा 6 इयर्स का अभी तक का है थोड़ा प्रोफाइल। बट एज ए पीओ आपको जो 2 साल है ना, आपको हर जगह घुमाया जाएगा, जनरल बैंकिंग, पी सेगमेंट, लोन्स, एडवांसेस, सारे काम करवाए जाएंगे। अकाउंटेंट, जो ब्रांच अकाउंटेंट होता है वो भी करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है इसमें। और फिर जब आप कंफर्म हो जाते हैं, एंड जैसे ही वाज मेंशनिंग कि असाइनमेंट रूरल वो कंपलसरी है कि आपको 2 साल मिनिमम करना ही करना है, बी इट फीमेल्स और मेल्स। एट एन ऑफिसर लेवल एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, ये कुछ नहीं है कि मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। हाँ बस ये है कि पोस्टिंग के टाइम फीमेल्स को थोड़ा शहर के आसपास जो भी है पोस्टिंग दी जाती है, गर्ल्स आर टेकन गुड केयर, एंड जेंट्स को भी थोड़ा चाहे दूर हो बट दे आर ऑल्सो टेकन गुड केयर। हमारे बैंक में स्पेशली फॉर, अभी मैं फीमेल्स बोल रहा हूँ, 2 इयर्स का अगर कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम है या कुछ है, आपको 2 इयर्स का स्टडी लीव एक तरह से दिया जाता है, पेड लीव। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 2 साल काम किया तो आपको मिलेगा, आपको पर मंथ सैलरी भी मिलेगा। फिर 1 ईयर 6 मंथ्स का 2 टाइम्स मैटरनिटी लीव भी दिया जाता है फुल पेड सैलरी पे। तो ये, और अगर कुछ फैमिली में अगर है कोई सिंगल पेरेंट है ये है, तो ये भी फैसिलिटी बैंक देता है कि आप 6 मंथ्स करके आप ले सकते हैं। एंड जो जेंट्स है जब वो मतलब दे आर गोइंग इनटू अ पेरेंटहुड, तो मेल्स को भी 15 डेज फादर लीव दी जाती है अलग से। हाँ मैटरनिटी लीव वो फीमेल्स के लिए ना, जेंट्स के लिए तो वो भी लीव दी जाती है, ठीक है। ये भी सारी फैसिलिटीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ईयर में 12 कैजुअल लीव्स दी जाएंगी, मतलब आपके अकाउंट फॉर होती जाएंगी। आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपके ऊपर है, बट 12 CLs कैजुअल लीव्स विल बी क्रेडिटेड टू यू एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 33 प्रिविलेज लीव्स विल बी अराउंड 33 और 32 प्रिविलेज PLs हम बोलते हैं, वो भी क्रेडिट होती जाएंगी एवरी ईयर। यू कैन कैरी फॉरवर्ड, अगर आप एक साल मान लीजिए नहीं आप छुट्टी जा पाते हैं तो उसको आप अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ LFC एवरी 4 इयर्स में, मतलब 4 इयर्स का एक ब्लॉक होता है, तो आप 4 इयर्स में 2 इयर्स का एक ब्लॉक पीरियड होता है। अगर आप शहर से बाहर है, घर से बाहर आपका पोस्टिंग है, तो फर्स्ट ईयर जो है 2 साल का आप LFC ले सकते हैं, जिसमें आप कहीं भी पूरी दुनिया में घूम के आइए, इवन इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज विद योर फैमिली। बैंक विल रीइंबर्स द टिकट्स, आपका आना जाना, योर फैमिलीज वगैरह सब कुछ, ठीक है।
और अगर जो कैंडिडेट्स घर से बाहर, जैसे मैं चंडीगढ़ में था, मैं बेंगलुरु, चंडीगढ़ मेरा होम टाउन है, आई वॉज पोस्टेड इन बेंगलोर, तो एवरी 2 ईयर्स में एक बार होम ट्रेवल कंसेशन आपको मिलता है कि घर से आना जाना, इंक्लूडिंग योर वाइफ, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट्स, अब बैंक विल रीइंबर्स यू। सबसे बड़ी बात, द बेस्ट थिंग अबाउट आवर बैंक इज द मेडिकल फैसिलिटी। आपको पता है, किसी को पता है व्हाट इज आवर मेडिकल फैसिलिटी? हमारे बैंक की दी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आप अपने हेल्थ के ऊपर जितना खर्चा करना चाहिए 100% इज रीइंबर्सेबल। 100%, समझ रहे हैं? 100%। दांतों का इलाज करवाना, अरे यार मेरे घुटने दुख रहे हैं, घुटनों के इलाज करवाओ, आज कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन जानना है वो करवाओ, इंक्लूडिंग द मेडिसिन। एंड नॉट ओनली दैट, अपने ऊपर जो 100% है, अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, वाइफ, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसका 75% रीइंबर्समेंट द बैंक पे। समझ रहे हैं? मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ था, so I was admitted for 3 days in last year in the hospital. Corporate tie-up रहता है सभी मेजर हॉस्पिटल्स के साथ बैंक का, तो सब बैंक ने खर्चा दिया, मुझे कुछ भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। अराउंड 30,000 का आया था एक्सपेंस, सब बैंक ने दिया, इंक्लूडिंग माई बेड चार्जेस, मेडिसिन, इंजेक्शन, सब कुछ। एंड इवन रेगुलरली, इवन इफ यू आर कंसल्टिंग नॉट इवन एन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाते हो, एवरीथिंग इज रीइंबर्स्ड। And this facility is from the day one you join. Day one you join the bank. Day one you join the bank and आप बीमार पड़ गए, आप 10 दिन नहीं आए, आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है सब, मतलब फर्स्ट यू पे एंड देन यू गेट योर बिल्स रीइंबर्स्ड। ये सारी फैसिलिटीज देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं बैंक में। जब हम लोग थे ना, हमारा जब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही 2 वीक्स की ट्रेनिंग, स्टेट बैंक के लर्निंग सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग। जैसे मैंने कर्नाटका में ज्वाइन किया था, तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में हमारा 2 वीक्स का इंटेंसिव ट्रेनिंग हुआ। अलग अलग बैचमेट्स, क्योंकि हमारा बैच था अलग अलग, हमारा मतलब 3,500 का था, बट दैट वाज डिवाइडेड इनटू ऑल ओवर इंडिया। तो कैंडिडेट्स हु जॉइंड इन बेंगलोर सर्कल वाज अराउंड 200 कैंडिडेट्स। हमारे बैंक इज डिवाइडेड इनटू 14 सर्कल्स, मतलब हर स्टेट का एक सर्कल जोनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो 14 सर्कल्स में डिवाइडेड है बैंक। तो हर सर्कल में, हर एरिया में 2-3 अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। मुंबई, मृदुल जी मुझे बता रहे थे, जब उन्होंने पीओ ज्वाइन किया था, शी गॉट ट्रेनिंग इन गोवा, पणजी में 2 वीक्स का। समझ लो कितना एंजॉय किया होगा आप लोग। मतलब यंगस्टर्स में हम लोग ज्वाइन करते हैं, आई ज्वाइन दोनों का। हाँ, गोवा में हमने क्लासमेट्स के साथ काफ़ी एंजॉय किया था। हम घूमने गए थे, मतलब जब बेंगलोर नया था तो हम लोग मैसूर गए थे घूमने, फिर टीपू सुल्तान का वहाँ देखा था, बहुत एंजॉय किया था 2 हफ्ते। एकदम बोलते ना, दूल्हे राजा वाली फीलिंग आ रही थी जो हमें मिल रही थी। तो 2 हफ्ते की वो ट्रेनिंग हुई। फिर अभी सिर्फ 2 महीने हुए ब्रांच, अभी ब्रांच, मतलब जब ट्रेनिंग के बाद गए 2 महीने काम किया, फिर 3 हफ्ते की ट्रेनिंग। अब पता है कहाँ पर रही? एक तो ये लोकल 14 सर्कल्स के लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फिर नेशनल लेवल के भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अपना गुड़गांव, इंदौर, कलकत्ता में भी एक है, इंदौर में है एक अपना इंस्टीट्यूट, इंदौर में है। तो हमारी 1 वीक की ट्रेनिंग, अपना एक गुड़गांव का बहुत बड़ी अकेडमी है, स्टेट बैंक अकेडमी गुड़गांव। आप होपफुली यू ऑल गेट सिलेक्टेड एंड यू गेट अ चांस टू विजिट गुड़गांव। मृदुल जी विल ऑल्सो बी नोइंग। बड़ी अपनी अकेडमी है, वहां पर अपनी 1 वीक की ट्रेनिंग हुई थी, बहुत एंजॉय किया हमने। सोते नहीं थे हम लोग रात रात भर, फैकल्टी तो कुछ भी पढ़ा रही है, अरे भाड़ में हम लोग सो रहे हैं, अपना व्हाट्सएप कर रहे हैं, पूरा एंजॉय किया, पूरा एंजॉय किया। द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ पीओ इज कि आप अपने बैंक के साथ रहते हो ना, एक इंटरेक्शन काफी हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स काफी बनते हैं। समझ रहे हैं? कई में तो प्यार होके शादियां करके भी हो जाते हैं। कई मेरे ऐसे बैचमेट्स हैं, मतलब मिले पीओ में,
अरे यार वो लड़की मुझे पसंद आ रही है, भाई जाना जरा बात करना, मेरी तेरी बनती है। ब्रदरहुड डेवलप, अरे यार हाँ ये है, फिर रात को पूरा पार्टी चलना वगैरह जैसे चलता है, जानते होंगे सब। नॉट स्पेसिफिकली, ओवरऑल जैसे अपना होता है पूरा पीने वीने का प्रोग्राम चलना, चकना बकना ला के। फिर लड़की अगर अगर अकेली खड़ी है तो यार भाई थोड़ा मौका देख, बात कर वगैरह। आजकल वो एक दिन थे जब हमने ज्वाइन किया था, और आज शादियां होके बच्चे हो गए उनके। दिस इज लाइक 5 years अभी जब से ज्वाइन किया है। लव डेवलप हो, काफी मतलब प्यार भी हो जाता है, लिंक्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है ऐसे, बिकॉज यू मीट लाइक माइंडेड पीपल देयर, जिनका वही स्ट्रगल से वो लोग आए हैं जैसे आप आए हैं। फिर कॉमन ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, कॉमन आप इंटरेक्शन करते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए आप आज जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, फ्यूचर में जाके इफ़ यू आर इन द बैंक, फ्यूचर में जाके आप ही कल को कोई डीजीएम बन रहा है, कोई जनरल मैनेजर बन रहा है, कोई सीजीएम बन रहा है, कोई कल को चेयरमैन भी बन सकता है, मतलब डिपेंडिंग। इट्स लाइक अ पिरामिड, ज्वाइन इतने किए, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, समझ रहे हैं? इट्स लाइक अ पिरामिड। ऊपर वो सीट्स कम है, कैंडिडेट ज़्यादा, तो इंटरनली फिर प्रमोशन में कंपटीशन बढ़ता है। अल्टीमेटली देखो चेयरमैन तो एक ही को बनना है, बट वॉट एवर इट इज, फिर प्रायोरिटीज लाइफ की चेंज हो जाती है ना जैसे जैसे एज यू प्रोग्रेस। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमें भी बहुत झाड़ के पेड़ में चढ़ाया गया था कि सब चेयरमैन बनेंगे, सब ऐसा होगा, सब वैसा होगा, सबको बोलते हैं ऐसे ट्रेनर्स। सुनता कौन है? आई वॉज अ बैक बेंचर, यार वो लड़की मस्त है, चलो उसको देखो कैसी है। कान इधर सुनते थे, नजरें तिरछी होती थी। उस दौर में सबके लिए आता है, सबके लाइफ के ये प्रेशियस मेमोरीज होती है, और याद यही रहता है। पीओ का एग्जाम देकर हाँ भाई हो गया क्लियर, सब भूल जाते हैं, पर आज भी हाँ यार उस बंदी का हाँ मेरी याद है मुझे। तो ऐसे ही होता है, मतलब एक ना पूरा एक ऑल इंडिया लेवल से आते हैं ना ट्रेनिंग्स के लिए। हमारे टाइम में क्या होता था कि जब हमारा एपेक्स लेवल जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हुआ था ना, हमारा अराउंड 200 कैंडिडेट्स का ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स यूज टू कम। तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आपके काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। आपको ब्रांच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अरे हाँ यार वो उस सेगमेंट में काम कर रहा है, चाहे मेरे अब फ्रेंड्स हैं, मैं आई हैव आफ्टर द ट्रेनिंग आई हैव नेवर मेट देम, बट सम ऑफ माई क्वाइट गुड फ्रेंड्स लाइक दे आर स्टेइंग इन कैलकाटा, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। ट्रेनिंग के बाद में कभी नहीं मिला हूँ, बट स्टिल वी आर इन टच। कुछ भी प्रॉब्लम है, हाँ यार वो बताना, वो कैसे हुआ यार, ऐसे आप बताना। तो ऐसे ऐसे आपको ट्रेनिंग्स में कॉन्टैक्ट्स काफ़ी बनते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं काफ़ी। उसके बाद नहीं ये सब आप कॉमन है यार, ये कॉमन है, इसके मदद भी करते हैं, हेल्पफुल होता है। ब्रांचेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही वो होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि दो बैचमेट सेम ब्रांच में पोस्ट हो जाते हैं, ब्रांच को कैसे चलाना है वो सब हो जाता है, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बड़ी अच्छी मदद करते हैं। जैसे अभी मैम की एक कलीग थी, शी गॉट डिवोर्स, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 6 साल का सर्विस किया, उनका डिवोर्स हुआ, डिप्रेशन में चली गई, मम्मी पापा बीमार पड़ गए, और वो जॉब पे नहीं जा रही थी। उनका सैलरी कुछ 1-1.5 साल के बाद सैलरी बंद हो गया, बट जॉब नहीं गया, जॉब इज दैट, ठीक है ना, घर का किराया मिल रहा था। तो सब उनके बैचमेट्स लोगों ने आपस में डिस्कस करके अराउंड 5 लाख रुपीज कलेक्ट किया। आप समझिए, ये होता है ब्रदरहुड। मजाक अपनी लेवल पे अलग है, लेकिन ये जो चीज है, ये बैंकर्स वो कितने भी सालों बाद अंदर से दिल से बैंकर होता है। वही है, वो टीचर बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी किसी भी जॉब पे चला जाए, देखो कभी ऐसा नहीं बोलेगा मैं कि वी टीचर, वी बैंकर्स, बैंकर्स आर लाइक दिस ओनली, ऑर्गेनाइजर ऑफ परफेक्शन, ठीक है ना, जो भी चीज है परफेक्शन से करें, लाइक, ठीक है ना। हाँ। मैं आपको और कोई एग्जांपल ये दूंगा, मैं मृदुल जी का और अपने कल शाम का एग्जांपल देता हूँ। आई हैव मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट इवनिंग। हम लोग जानते हैं 2000 कब से मैडम,
3 years हो गए जानते हुए. वी आर इन टच ऑनलाइन, फेसबुक से जानते हैं, व्हाट्सएप से भी 1-2 बार बातें हुई. तो आई हैव नेवर मेट हर. आई हैव मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट इवनिंग ओनली when she has invited me for this thing, and I am thankful to her and Abhay ji for giving me this opportunity. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये दोनों. क्लैपिंग हो जाएगी. I met her for the first time and कुछ लगा नहीं मुझे ऐसे कि कैसा होंगे, क्या बात करेंगे. बस जब से आए तब से बोल रहे हैं. कुछ भी, मतलब बैंकर्स का ऐसे ही होता है. Wherever एक कॉमन मिल जाता है ना, तो दैट बैंकिंग ब्रदरहुड आ ही जाता है इसमें. दिस इज द टाइप ऑफ स्किल्स यू डेवलप द कॉन्फिडेंस. समझ रहे हैं? आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है. आज आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, दैट विल चेंज योर लाइफ इन द फ्यूचर, और आपको खुद वो रिटर्न दिखेगा. कोई शाय नेचर का होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई इंट्रोवर्ट होगा, मतलब डिपेंडिंग, कुछ एक्सट्रोवर्ट होंगे. समझ रहे हैं? कोई क्यूरियस होंगे. तो उस अकॉर्डिंग जैसे आप आएंगे, पब्लिक से डील करेंगे. ऐसा होता है कि बैंकर्स को, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने एक सीट संभाली थी क्रेडिट की, 6 महीने मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. मुझे पता ही नहीं था कि कैसे काम करना है. तो कस्टमर मुझे सिखाता था, सर ऐसे करिए, यहाँ पर एंट्री डालिए, इधर CBS का है, इधर आप ये अमाउंट लिखिए, उधर वो अमाउंट लिखिए. ऐसी सिचुएशन थी मेरी जब क्रेडिट में सीट संभाली थी, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो. 6 महीने लगे थे, स्ट्रगल किया, पर उसके बाद सब ग्रिप में आ गया. बोलते हैं ना कि अगर स्विमिंग सीखना है ना, तो पानी में जाना ही पड़ता है, कूदना ही पड़ता है. बैंकिंग में भी ऐसे ही है. बिना सीट में बैठे आपको कुछ नहीं आएगा, पर जिस दिन आप बैठ जाओगे, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. 3 महीना 4 महीना बस खत्म. उसके बाद सब ग्रिप में आ जाएगा. हाँ वो लाओ यार, यहाँ साइन करना है, वो डेबिट वाउचर, ये एटसेट्रा एटसेट्रा. इट इज लाइक दिस. थैंक यू. ठीक है, समझ रहे हैं ना? इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट द ओनली दिस टफ थिंग इज कि प्लीज थोड़ा आपको मेहनत करके एंट्री लेवल एग्जाम क्लियर करना है. मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, 4-5 साल स्ट्रगल किया. ऑलमोस्ट 30-35 एग्जाम्स आई रिमेंबर, 30 तक मैंने आई थिंक दिए होंगे, तब जाके मुझे सक्सेस मिली. एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 10-12 एग्जाम्स मैंने निकाले, काफ़ी निकाले थे उस एग्जाम. LIC का भी इनफैक्ट निकाला था उस टाइम. समझ रहे? एवरीथिंग ओके टिल नाउ? प्रोबेशन में इतना ट्रेनिंग मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है ऑफिसर से, अपने जो सुपरवाइजर्स से. मैं कितने डाउट्स थे, लाइक दिस वन स्टूडेंट, आई वाज आल्सो क्यूरियस. मेरे बहुत क्वेश्चंस होते थे बिना किसी लॉजिक के, कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये क्या है, FD बनती है, FD क्या होती है सर. अच्छा, आज मुझे कैश के रोल में बैठना है, जो कैश एक्सेप्ट करते हैं वगैरह. आप अगर ऑफिसर लेवल पे आ रहे हैं, कम फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. नेवर थिंक कि आपको क्लेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना है. यू आर गिविंग एन ऑफिसर्स एग्जाम. जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू हैव टू गिव आंसर नॉट फ्रॉम अ क्लेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोल्यूशन ऑल्सो. आपको सोल्यूशन बताना है. समझ रहे हैं? अगर आपसे डीमोनेटाइजेशन के ऊपर पूछा जाएगा, तो उसके इम्पैक्ट के अलावा आपको ये भी बताना है कि गोइंग फॉरवर्ड आप क्या इसका एनालिसिस करते हैं, क्या इसका इफेक्ट होगा इन द लॉन्ग टर्म. डीमोनेटाइजेशन अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो नहीं हम पूछ रहे हैं. द इंटरव्यू बोर्ड विल आस्क यू व्हाट एनालिसिस हैव यू डन, कि इसका गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या रोल रहेगा. कासा बढ़ जाएगा, डिपॉजिट्स रेट्स बढ़ जाएंगे, उससे अपना FD जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्रेडिट ग्रोथ कम हो गई है. बॉन्ड्स में क्योंकि पैसा आया है, तो बॉन्ड्स में हमने लगा दिया, वो पैसा की रिटर्न आए. समझ रहे हैं? तो इसके काफी क्या क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलते हैं. समझ रहे हैं? एवरीथिंग ओके? तो बोर्ड इज टेस्टिंग योर एनालिटिकल स्किल्स, your comprehension skills, and they will ask you rapid fire questions कि आप कैसे एकदम on the spot answers देते हैं. और आपको जो आपका कंफर्ट एरिया नहीं है, समझ रहे हैं, उस पर वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है
टफ सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं बैक, तो आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग योर बॉडी लैंग्वेज, योर स्किल्स। मुझे याद है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में आई गॉट रिजेक्टेड, नई सिलेक्शन हुआ था मेरा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्जाम था। आई एम टॉकिंग ऑफ 2010, ठीक है, 2010। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में एक वो साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं जो बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट है ना, एक वो बैठे थे। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, व्हेन माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू व्हिच आई गेव, जब रिटर्न क्लियर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बाद हुआ था। तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे थे, मेरा दिल्ली में था इंटरव्यू। आई वॉज क्वाइट नर्वस, यस सर, नो सर, कंफ्यूज हो गया था मैं पूरा। उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एकदम ब्लैक आउट हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एक जो थे, ही वाज जस्ट एनालाइजिंग माय बॉडी लैंग्वेज, अरे मैं कैसे हूँ कैसे नहीं हूँ। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा ना यार, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई फांसी पे तो लटका नहीं देंगे कि तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं होगा सिलेक्शन, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। हैव दिस फेथ कि वॉट एवर विल हैपन विथ मी विल हैपन फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अगर मेरा वो यूनाइटेड इंडिया का क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू, तब नहीं मुझे पता था, बट आज उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि अच्छा वासला नहीं हुआ, क्योंकि मेरा SBI में लिखा था। समझ रहे? They will check your body language, they will check your communication skills. Whenever you are facing the interview board, कभी भी फास्ट नहीं बोलना है, समझ रहे हैं, कि मैं अपना फास्ट बोल दूं, आंसर दे दूं, नहीं, दैट शोज योर नर्वसनेस। अरे नहीं आता है बोल दो यार, नहीं आता है, खत्म काम, उसमें क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? नहीं आता है सर, आई डोंट नो, एवरीवन इज विद मी? हाँ बस देखो, वेयर यू डोंट नो द आंसर ना, टेल ऑनेस्टली दैट यू डोंट नो द आंसर, डोंट फज योर आंसर्स। झूठ मत बोलो कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं पता है मतलब नहीं पता है, ठीक है। मेरा ट्रेजरी का जब इंटरव्यू हुआ था रिटर्न में, जब अपना इंटरनल में बोल रहा हूँ, मुझसे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, वो ईरान इराक में ये हो रहा है, अच्छा गोल्ड अगर वहां पर इतना बढ़ रहा है तो उसे इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस का क्या इफेक्ट होगा। अब यार वहां के गोल्ड प्राइसेस ईरान इराक का क्या, और सॉरी उल्टा बोल दिया, ईरान इराक के में जो ऑयल का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसमें इंडिया के गोल्ड में क्या इफेक्ट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने बोला वहां के कुछ भी हो रहा है तो उस इंडिया का क्या लेना देना, मतलब तब मुझे इतना आई वॉज नॉट अवेयर, इतना मैं बोल दिया सर आई डोंट नो, नहीं पता मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये फेड रिजर्व की वो कौन है चेयरमैन, जैसे RBI इंडिया का है, USA का फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, वहाँ के बॉन्ड डील्स अगर US मार्केट में कुछ होते तो अपने इंडिया के मार्केट्स में उसका क्या इफेक्ट है। अच्छा कल स्टॉक मार्केट कितने में बंद हुआ जापान में, अच्छा कल वो इंसिडेंट हुआ था तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मंडे को स्टॉक मार्केट खुलेगा तो क्या ऊपर होगा नीचे होगा। अच्छा RBI की अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, विच वाज लाइक दे वर लाइक बाउंसर्स, सब ओवर द हेड जा रहे थे। अरे यार मैं क्रेडिट का बंदा, लोन देने वाला बंदा, ये कहाँ से एकदम। और एक दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, मैंने बोला यार हद होगी, ये तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या ये सब कुछ तैयार करूँ। समझ रहे हैं? 21 मार्च को था मेरा इंटरव्यू 2014 में। तो वो एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। ऐसा बर्थडे वाले दिन मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। इट वाज लाइक एक्सपीरियंस, दीज आर माय एक्सपीरियंसेस। ऐसे बाउंसर्स दे विल टेल यू। मेरे को आज भी याद है हमारा GD इंटरव्यू, GD का टॉपिक था इन माय SBI PO एग्जाम, जब 2010 में दिया था, मुझे आज भी याद है। वहां पर पता है ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, आपको कुछ बता सकते हैं? एक ग्रुप डिस्कशन जनरली होता है व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर, क्या उसमें बोलते हैं, समझ लीजिए आप
ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, तो क्या व्हाट टाइप ऑफ एन एटमॉस्फेयर इज देयर? कोई भी, एनीवन कैन टेल, लेट मी नो। बाजार होता है, वो तो पता है। माहौल कैसा होता है? फिश मार्केट होता है भाई, ये ले लो, वो ले लो, ये मच्छी इसकी है, वो मच्छी इसने की है, ये लो, ये ताज़ा मच्छी आई है वगैरह, मतलब फिश मार्केट से कंप्लीट कियोस्क। यू आर नॉट एबल टू से योर पॉइंट। बट एसबीआई के ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं? देयर विल बी अ पैनल मेंबर्स ऑफ, अपनी बात कर रहा हूँ, अभी क्या चेंज होगा ये तो आई कैनॉट से, वो तो द टॉप मैनेजमेंट ओनली डिसाइड्स। अपने टाइम के 2010 के जो फिश मार्केट जैसा माहौल था पहले प्रीवियसली होता था, भी ऑलमोस्ट सभी जीडीज अभी ऐसे जीडीज बंद कर दिए। हाँ, बंद कर दिए। इवन आई एम जैसे जीडीज होने लगे। अभी आपको टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक डिबेटेबल नहीं होता है, मींस उसमें फॉर अगेंस्ट कुछ नहीं आता है, टॉपिक होता है और वो सब उसके लिए सपोर्टिव पॉइंट जो भी है, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा एजुकेशन रिलेटेड है कोई भी, उसमें डिबेटेबल कुछ नहीं होता है कि इसके अगेंस्ट हूं मैं या इसके सपोर्ट में हूं। वो सपोर्ट में होता है, अपने आप ही पॉइंट सपोर्ट में होता है, तो सब लोग उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जनता क्या कर सकती है, वो अपना अपना योगदान दीजिए, ऐसा होता है। तो फ्रूटफुल डिस्कशन पे ज्यादा जीडीज अभी डिपेंडेंट है, ठीक है। और मैंने ऐसे ही पाया, अभी रिसेंट आईएम का इंटरव्यू जब फेस किया तो तब ऐसे ही पाया। तो अभी एसबीआई में भी लास्ट ईयर मैंने जिन लोगों से सुना वैसे इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले प्रीवियसली रुद्र मैम के जमाने में, सर के जमाने में, वो जो फिश मार्केट जैसा होता था, एकदम भयानक चलता था, यू कांट इमेजिन। हाँ, तो इतना डेंजर। मैं एक जीडी मैंने फेस किया है, उस जीडी में ऐसा हुआ कि सब चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे, किसी का आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। मैंने टेबल को ऐसे किया, एक्सक्यूज, एवरीबॉडी वाज साइलेंट। I would like to tell you one story from my life. So, सब लोग सुनने लगे because it was story. तो वो चालू हो जाता है। But what I believe कि अभी बंद हो, अभी बंद हो, इज टेलिंग राइट। अपने टाइम में भी ऐसे था और अभी भी ऐसे ही है, इंक्लूडिंग मैं जब ट्रेजरी का इंटरव्यू था, देयर विल बी पैनल मेंबर्स ऑफ 4। अभी मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, जब पीओ को दिया था, अभी ट्रेजरी वाले में वो अलग बात है, वो इंटरनल है, तो अभी दैट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस क्लास। एसबीआई का जब मैंने पीओ दिया था अपना रिटर्न, मेरा एलएचओ चंडीगढ़ में था। मतलब जब आप रिटर्न क्लियर करेंगे प्रीलिम्स मेंस, तो एलएचओज में आपको कॉल लेटर्स भेजे देंगे, तो आपको एलएचओज में रिपोर्ट करके, लोकल हेड ऑफिस होता है जो हर जोन का, वहाँ पर इंटरव्यूज होंगे। तो वहाँ पर हमारे टाइम में एक जीएम थे, 2 डीजीएम्स थे एंड 1 एक्सटर्नल मेंबर था, एंड दैट एक्सटर्नल मेंबर इज मोस्टली एन आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। आईएएस पता है ना? हाँ, तो वो थे मेरे पैनल में, 1 आईएएस ऑफिसर, 2 डीजीएम्स ऑफ द बैंक एंड द जनरल मैनेजर एज द हेड ऑफ द इंटरव्यू पैनल। तो वो लोग आपको एक टॉपिक देंगे। मेरे टाइम में टॉपिक था करप्ट, बहुत इजी टॉपिक था, कुछ ऐसे नहीं टॉपिक्स देंगे कि कोई बोल ही ना पाए, बहुत इजी टॉपिक था, करप्शन, बस करप्शन, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि सबको एकदम फिश मार्केट दे दिया जाएगा। आप जिस सीरीज में बैठे हैं ना, आपको एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल एक होगा, उसमें नाम आपका लिखा होगा, कैंडिडेट्स नेम एंड सीरियल नंबर 1 2 3। हमारे में 20 कैंडिडेट्स थे, तो सबको पहले टॉपिक दे दिया, 3 मिनट सोचने का टाइम दिया जाएगा, सबको सोच के एक नोट पैड और वो दिया जाएगा, आप यू जॉट डाउन योर पॉइंट्स व्हाट एवर इट इज। स्पीकर सबके सामने लगा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जोर से बोलना है, नॉर्मली यू स्पीक, वो स्पीकर सबके सामने लगा हुआ है। देन सीरियल नंबर वाइज, द पर्सन हु इज सिटिंग एट द सीरियल, मतलब जो सीरियल नंबर 1 पे जो बैठा है वहां से शुरू होगा, 3 मिनट का उसको टाइम दिया जाएगा। ही विल एक्सप्रेस हिज व्यूज, जब एक खत्म हो जाएगा देन दूसरा, सेकंड होगा, तीसरा, और जब फर्स्ट सीरियल नंबर 1 पर्सन इज स्पीकिंग, नो वन इज अलाउड टू स्पीक। समझ रहे हैं? यहाँ पर जीडी का ऐसा फॉर्मेट है, इंक्लूडिंग जब हमारा इंटरनल भी हुआ था एंड इंक्लूडिंग मैं प्रमोशन में भी जब ग्रुप डिस्कशन हुआ था, इट वाज लाइक दिस ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके सबको मौका मिला था। अब एक इसमें एडवांटेज ये हो सकता है, जो पहले बैठे हैं उसके पास
व्यू पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। अब मान लो आपने कुछ व्यू पॉइंट लिखा है, वो 4th या 5th वाले ने ऑलरेडी बोल दिया, एक ये थोड़ा हो सकता है, पर डिपेंड्स, अब वो आपका लक है उस टाइप का, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बट बेस्ट यही है कि द मोर यू रीड, द मोर व्यू पॉइंट्स इधर फॉर और अगेंस्ट यू विल गेट। एंड जब आप अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं ना, यू हैव टू डिफेंड लॉजिकली, एंड द बेस्ट वे टू डिफेंड इट लॉजिकली इज विद डेटा, फिगर्स एंड फैक्ट्स। आप जितना नंबर्स बोलेंगे ना, मतलब देखो बैंक में कुछ नहीं है, बैंकर्स का माइंडसेट पता कैसा होता है कि हाँ, उनको बड़ा सा पाई चार्ट बना दो, ग्राफ बना दो, पीपीटी में थोड़ा एनालिसिस करके डेटा दे दो कि हाँ ये नंबर है, ऐसे ऐसे है, वो बस खुश हो जाते हैं। अब बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? बॉस को कैसे हैंडल करना है, एक तो हाँ में हाँ मिलाओ ऑलवेज, बहुत बेसिक चीज़ है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ में हाँ मिलाओ और उनको जितना लॉजिकली यू कैन एक्सप्लेन डेटा, नंबर, उनको चाहे सर से ऊपर से जाए ना, नंबर्स हैं, सब कुछ है, बस दैट्स इट, यू आर इन द गुड लाइमलाइट। मैंने भी यही किया था। मैंने करप्शन की कोई डेफिनेशन नहीं बोली थी। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, सर आई विल लाइक टू गिव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ करप्शन। अभी मुझे वो एक ना मैंने इक्वेशन बोली थी, C इज इक्वल टू A प्लस आई समथिंग, अभी मुझे याद नहीं है, अभी 5-6 साल हो गए। और वो हुआ कैसा था, मेरा एक थोड़ा सा लक था, NDTV में ना मैं सुनता था, एक वी द पीपल करके एक एपिसोड आता है एवरी संडे 8 to 9 PM, जिसपे द पीपल डिस्कस। तो वहां पे ना लकीली जस्ट जैसे मेरा इंटरव्यू थर्सडे को था, एज फार एज आई रिमेम्बर, और संडे को यही टॉपिक चल रहा था, कुछ उस टाइम लेटेस्ट करप्शन के ऊपर चल रहा था। आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स का उस टाइम था जो चल रहा था ना। तो एक बंदे ने एक क्वेश्चन बोल दी कि हमारी ये वेबसाइट है और करप्शन की ये डेफिनेशन है, समथिंग A प्लस आई माइनस D ऐसे करके था, कि कुछ अकाउंटेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस ऐसे था, मतलब ये आई एम नॉट नोइंग दैट थिंग। तो मैंने ऐसे शुरू किया, सबका अटेंशन मेरी तरफ, ये क्या बोल दिया करप्शन का डेफिनेशन। फिर मैंने बोला, पहले बोल ऐसे टर्मिनोलॉजी बोलते, C इज इक्वल टू A प्लस आई एक्सेट्रा, फिर फुल फॉर्म बोला, फिर सपोर्टिव में बोले कि कैसे हम उसको कम्बैक कर सकते हैं, करप्शन क्या है, कैसे इंडिया का वो खा रहा है, कॉमनवेल्थ का एग्जाम्पल दिया। तो 3 मिनट में मैंने पूरा पूरा कुछ सब कुछ बोल दिया था। और फिर मेरा लक ऐसे रहा कि जो क्या होता है कि पहले 3-3 मिनट सबको बोलने का मौका दे दिया, देन नेक्स्ट 3 मिनट्स इज ओपन फॉर ऑल। जैसे फिश मार्केट होता है कि कोई भी किसी का भी व्यू काट सकता है, बोल सकता है, वगैरह वगैरह। तो हुआ ये कि ठीक है, मेरा लक बोल सकता हूँ, एक बंदे ने ना मेरे सपोर्ट में बोल दिया कि नो, आई एग्री विद द पर्सन सिटिंग ऑन सीरियल नंबर 18 व्हाट ही हैज सेड एंड आई विल लाइक टू फर्दर एनहांस टू इट, एडिशन टू इट। पहले उसने मेरा सपोर्ट किया, उसके बाद अपने व्यू पॉइंट्स दिए। अब वहां पर ही उसने गलती कर दी कि बेटा तू मेरा कॉम्पिटिटर है या मेरा सपोर्टर है। सी, जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाओगे ना, एवरी वन इज योर कॉम्पिटिटर, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड या इवन ब्रदर या सिस्टर भी बैठे हैं ना बगल में, वहां पर कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, कोई दोस्त नहीं। भैया मैं नौकरी के लिए आया हूं, मुझे नौकरी चाहिए, समझ रहे हो, मुझे नौकरी चाहिए। हमारे एक बैचमेट्स थे, दिल्ली की थी, 2 सिस्टर्स थी, रियल सिस्टर्स। दोनों का सिलेक्शन हुआ, एक पोस्टेड हुई चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ सर्कल में, और एक की पोस्टिंग हुई मेरे साथ बेंगलोर सर्कल में। जब वो मिली तब मेरे को पता चला कि दे बोथ आर रियल सिस्टर्स, ऐसे ऐसे उनका हुआ। बोथ आर नाउ सेटल्ड इन देयर लाइफ्स। तो दोनों साथ में बैठी थी इंटरव्यू ग्रुप